सभी को नमस्कार। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी को नमस्कार। चलिए बात करनी शुरू करते हैं। पिछली क्लासेस तक हम लोगों ने जो वोकेबलरी सेशन पर काम किया था, उस वोकेबलरी सेशन को थोड़ा सा प्रैक्टिस पर ले आते हैं। आपके सामने प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चंस पेश किए जा रहे हैं। आई होप यू पीपल विल फोकस ऑन दीज क्वेश्चंस। ये आप लोगों के जो वोकैब हम लोगों ने किए हैं अभी तक 50 क्वेश्चन नेक्स्ट लेवल के, उनकी एक छोटी सी रिवीजन है। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज मार्क योर आंसर्स, टेक योर टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। प्लीज मार्क योर आंसर्स एज क्विक एज पॉसिबल। नेक्स्ट, अगले 3 शब्द आपके सामने। अगले 3 शब्द आपके सामने। आखिरी 3 शब्द आपके सामने पेश किए जाएं। आखिरी 3 शब्द आपके सामने। चलिए दोस्तों, अपने सारे के सारे आंसर्स मैच करें। इन 15 क्वेश्चंस में आपके आंसर्स क्या होने चाहिए?
चलिए दोस्तों, अपने आंसर्स फटाफट से मैच करें और आंसर की आपके सामने हाजिर हो रही है। मैच योर आंसर्स प्लीज। जो वोकेबलरी हम शुरुआत के इन पलों में लेकर चलते हैं, उस वोकेबलरी का ताल्लुक हमारे सभी डायमेंशंस को लेकर है, चाहे वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, चाहे वो स्पेलिंग टेस्ट है, चाहे वो डिस्कशन, किसी भी दायरे से लेकर हम चले, हम हर जगह पर उस चीज का एक्सेस करेंगे। चलिए दोस्तों, आज के 25 शब्द आपके सामने स्क्रीन पर पेश होने शुरू हो रहे हैं और सबसे पहले 5 शब्द आपके सामने हाजिर हो रहे हैं, उनका डिस्कशन हम लेके चलते हैं। आपके सामने 5 शब्द पेश होने वाले हैं। तो सबसे पहले सर जरा देखना, तो पहले 5 शब्दों पर मैं काम करना चाहूंगा। पहला शब्द हमारे सामने आता है सून। अगर हम इस सून को ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो सून का अर्थ होता है टू बी इमोशनली अफेक्टेड, किसी के संवेगों पर असर डालना। कभी कभी कुछ लोग ऐसी बात बोल देते हैं कि सामने वाले इंसान को भावनाओं पर ठेस लगती है और उसी को शायद हम लोग कहते हैं स्वून। समझ तो गए हैं आप शायद। फोरस्टॉल, कल के भी डिस्कशन में हमने इस शब्द का जिक्र किया था। फोरस्टॉल का मतलब होता है किसी चीज को रोकना, बाधा उत्पन्न करना, प्रिवेंट। नंबर 3 पर हमारे सामने एक शब्द आया डैंडी। डैंडी को समझने की कोशिश करना, एक वो इंसान जो अपने पहनावे पर खासा ध्यान देता है, जिसके कपड़े, जिसके खाने पीने की स्टाइल कुछ अलग ही होते हैं, उसे हम कहते हैं डैंडी। आपके बॉलीवुड में काफी सारे स्टार्स हैं ऐसे जो अपने पहनावे पर बड़ा ध्यान रखते हैं, मतलब बिल्कुल उनकी स्टाइल स्टेटमेंट बनी रहती है, डैंडी कहलाता है। नेस्ले। नेस्ले हम उसे कहते हैं, देखो नेस्ले तो एक ब्रांड भी आप लोग जानते हैं, लेकिन नेस्ले का इनफैक्ट मीनिंग होता है क्या, एक कंफर्ट जोन में रहना, एक ऐसी जगह, ऐसे स्थान में रहने की कोशिश करना जिस स्थान पर अगर हम कहें तो आप बिल्कुल कंफर्टेबल फील होते हैं। सो करियर विल ट्राइज टू मेक योर लर्निंग अ नेस्ले। अब शायद आप इसके अर्थ को समझ गए हैं। इनएब्रिएट का अर्थ होता है ओल्ड फैशन, पुराने जमाने का। अगले 5 शब्द आपके सामने पेश होंगे अब। डेफर का अर्थ होता है पोस्टपोन करना, किसी चीज को डिले करना। नंबर 7 पर आता है ओबविएट। ओबविएट का अर्थ होता है किसी चीज को रिमूव करना। किसी भी काम में कोई ऑब्जेक्शन लगा हुआ है, यू कैन ओबविएट द ऑब्जेक्शन बाय सप्लाइंग द नेसेसरी इंफॉर्मेशन। नंबर 8 पर आया आर्डुअस। आर्डुअस का मतलब होता है जिसमें आपकी बहुत मेहनत लगे, ठीक है जी, परिश्रम लगे, आर्डुअस वर्क है। टीचिंग इज एन आर्डुअस टास्क। नंबर 9 पर लिखा हमारे सामने डाउन राइट। डाउन राइट का अर्थ होता है कंप्लीट। जब हम किसी भी टेली की बात करते हैं तो डाउन राइट चीजें मिलती जा रही हैं, यानी कि नीचे की तरफ आते हुए, तो सारा टोटल आपका फिक्स होता है, डाउन राइट। एरोगेट हम कहते हैं क्लेम करना। क्लेम करने का अर्थ होता है घोषणा करना या फिर अपने होने का अधिकार जताना, एरोगेट कहलाता है। अगले 5 शब्द आपकी स्क्रीन पर हाजिर हों। आर्टिफाइस। आर्टिफाइस का अर्थ होता है जब आप किसी को ट्रिक करते हैं, यानी कि छल पेश करते हैं। कन्वोक, बड़ा प्यारा शब्द है। कन्वोक का अर्थ होता है कन्वीन करना। कन्वीन का अर्थ होता है जब आप कोई भी मैसेज लोगों तक स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं। नंबर 13 पर आता है हमारे सामने इंडिजेंट। इंडिजेंट का अर्थ होता है बिना खर्चे का, ठीक है ना जी, पेनीलेस, यानी कि बिना खर्चे का, या जिसके पास पैसा ही ना हो, उसे हम कहते हैं इंडिजेंट।
किसानों के लिए अधिकतर यूज किया जाता है जिनके पास आर्थिक सहायता की चीजें ना हो। इनएप्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं शायद, विदाउट एनी स्किल, जो बिना स्किल है, बिना प्रॉपर तरीके से, इल टाइम्ड, इम्प्रॉपर हम इसे कहते हैं। नंबर 15 पर आता है एक शब्द लोथ। लोथ का अर्थ हुआ अनविलिंग। अनविलिंग अनविलिंग को अगर हम कहें तो लोथ से रिलेटेड शब्द हेट्रेड भी बनता है। अगले 5 शब्द आपके सामने पेश होंगे। एसिडुअस, केयरफुल। एसिडुअस का अर्थ होता है केयरफुल। केयरफुल होने का अर्थ होता है जब आप पूरी तरीके से चीजों को लेकर सतर्क हैं। नंबर 17 पर आया हमारे सामने एक शब्द जिसे हम कहते हैं डिंट। डिंट का अर्थ हुआ किसी एक पर्टिकुलर तरीके की बात हम करें, एक पर्टिकुलर अप्रोच की अगर हम बात करें, ठीक है जी, किसी चीज के माध्यम से। जैसे अगर आप कहने की कोशिश करें बाय डिंट ऑफ मेट्रो पीपल कैन रीच देयर डेस्टिनेशन। नंबर 18 पर आया पिकायून। पिकाचू नहीं, पिकायून का मतलब तुच्छ। नंबर 19 पर आता है कॉर्नुकोपिया। इसका अर्थ हुआ एक ऐसा कंटेनर जिसमें आप एनिमल्स को रखते हैं। मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ। हम लोगों के घर पर छोटी छोटी बास्केट होती जिसमें हम चीज़ों को रख लेते हैं, फ्रूट्स को रख लेते हैं। कुछ लोग ऐसे कंटेनर्स रखते हैं जिसमें वो अपने पेट एनिमल्स को घुमाने के लिए लेके चले जाते हैं, उसी को हम कहते हैं शब्द के साथ। नंबर 20 आता है कोरोबरेट। कोरोबरेट का अर्थ हुआ जब आप कंफर्म करते हैं, किसी के तालमेल के साथ कोई चीज आगे बढ़ाते हैं, कंफर्म करते हैं। अगले 5 शब्द आपके सामने पेश किए जाएं। स्कैब्रोस। स्कैब्रोस की अगर हम बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है इनडिसेंट, रूड, शॉकिंग, जिसे हम अगर कहें तो क्रूर, बदतमीज होते हैं कुछ लोग। नंबर 22 पर आता है एक प्यारा सा शब्द जिसे हम कहते हैं बच्चों स्मिटन। स्मिटन का अर्थ होता है यानी कि जिसके अंदर बहुत ज्यादा क्रेज हो, जिसके अंदर बहुत लगाव की भावना हो, स्मिटन। जैसे अगर हम कहें लव स्मिटन पीपल, राइट, लव स्मिटन पीपल, जो प्यार में पागल होते हैं उन लोगों को कहा जाता है। अगर हम कहें रिलीजियन स्मिटन पीपल, जो धर्म के प्रति पागलपन दिखाते हैं। नंबर 23 पर आए डिजोर। डिजोर का अर्थ अगर हम कहें तो राइटफुल या अकॉर्डिंग टू लॉ, कानूनन। 23 बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। डिजोर का अगर हम मीनिंग तैयार करें राइटफुल, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू लॉ, कानून के अधिकार क्षेत्र पर। नंबर 24 पार्ले, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा। ठीक है जी, तो बेसिकली हम अगर इसे कहें तो पार्ले, शायद आप एक बिस्किट भी खाते हैं। पार्ले बेसिकली एक डिस्कशन पॉइंट होता है जहां पर जो दो दुश्मन लोग होते हैं, अलग अलग फीलिंग्स लेते हैं, वो मिलते हैं तो प्यार प्रेम उनके दिल में आ जाता है। इस शब्द के आखिरी शब्द को ठीक कर लीजिएगा, PIECE नहीं, PEACE, शांति स्थापित करने की कोशिश करना। और आखिरी शब्द सभी को पता है डुप्लिसिटी। डुप्लिसिटी का अर्थ डुप्लीकेट नहीं होता बच्चों, डुप्लिसिटी का अर्थ है डेलिब्रेट। डेलिब्रेट मैं बार बार बोलते वक्त यूज करता हूँ। और डेलिब्रेट का अर्थ होता है गहन चिंतन, मतलब पूरी तरीके से समर्पित, बड़े गहनता के साथ। ठीक है, इन 25 शब्दों को आप ध्यान से देख सकते हैं, बड़े काम के शब्द हैं और मैं बहुत मेहनत करता हूँ इन छोटी छोटी चीजों के लिए। खैर वो एक अलग बात है। चलिए दोस्तों, कहानी को लेकर चलते हैं आगे और बातचीत के इस सफर को थोड़ा करके आगे बढ़ाते हैं। पिछली क्लास तक हम लोगों का जो डिस्कशन था, हम लोगों ने उसे समझने का काम किया ऑल से रिलेटेड, और ऑल के बेसिकली 2 फंक्शंस हमारे सामने आए। आज इसी बात को हम थोड़ा आगे लेके चलते हैं। एक बहुत प्यारा प्रोनाउन हमारे सामने आता है जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की हम बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव शब्द का अर्थ होता है डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास 5,000 रुपए हैं और मुझे 50 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आप समझ ही गए हैं कि डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो सर हर किसी इंसान को आप 100 रुपए देने का काम करेंगे। इसका मतलब हमें समझ आता है, जब डिस्ट्रीब्यूट करने की बातचीत हमारे सामने आती है तो आप एक बार में किसी एक इंसान को ही कोई चीज देने की बात करते हैं। इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटिव्स के साथ हम हमेशा यूज करते हैं सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। और ये चीज मैं पहले भी कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं, आगे भी कहूंगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अलग से कोई टॉपिक नहीं होता। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट साथ साथ सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के ही आधार पर तैयार होता है।
आप इसे जितना तकाजे से समझ लें बात को, आपका ही फायदा मिलता है। हम लोग इस बात को अगर समझें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बेसिकली संख्या में ये 3 शब्द होते हैं। एक हुआ ईच, एक शब्द हुआ एवरी, सॉरी एवरी नहीं, एक हुआ ईच, एक शब्द हुआ आइदर और एक शब्द हुआ नाइदर। जब इन शब्दों की बात करते हैं तो इनके व्यवहार को बड़े ध्यान से समझना हमारे लिए जरूरी है। जब हम ईच की बात करते हैं तो ईच का अर्थ हमें समझ में आता है वन आउट ऑफ द गिवन। जो हमारे सामने दी गई है संख्या, उसमें से हम एक की बात करते हैं। आइदर का अगर हम जिक्र करें तो ये 2 में से एक की बात करता है, और जब नाइदर की हम बात करें तो 2 में से हम किसी का भी जिक्र नहीं करें। कुल मिलाकर इनके व्यवहार की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो इनके साथ हम हमेशा यूज करते हैं सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। अब जब ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब पेश करते हैं तो कैसे कैसे इन लोगों से सवाल तैयार किए जाते हैं, आ जाइए थोड़ी सी इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। मेरे सामने लिखे हुए इन कुछ एक सेंटेंसेस को अगर हम ध्यान से समझें तो इस कायदे को ध्यान से देखें और सुने और समझने का काम करें। जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव का अर्थ हमें समझ आता है जब हम अर्थ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मेरे पास अगर 5,000 रुपए हैं, मेरे सामने अगर 50 स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो मैं अगर इस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करूं तो नियम ये समझा देता है कि भैया एक बार में हम एक इंसान को ही पैसे देने का काम करेंगे। बात अपनी जगह जचती है। अब अगर इस लिहाज से हम चीजों को सोचने समझने की कोशिश करते हैं तो बड़ी आसान है। मैं अगर कहूं कि इस एक पेन में से एक पेन मुझे दे दो, तो मीनिंग नॉनसेंस बनता है। क्यों? क्योंकि एक पेन में से एक पेन लिया नहीं जा सकता। जब पेन की संख्या एक से ज्यादा होगी तो ही उसमें से मैं मीनिंग को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो नियम तैयार होता है कि इन लिखे हुए किसी भी एक शब्द का अगर हम लोग जिक्र लिखते हैं तो इनके साथ लिखा ऑफ, आने वाला जो भी हमें नाउन लिखा हुआ चाहिए वो होना चाहिए अपने आप में प्लूरल। हम पिछली क्लास में ये चीज समझ चुके हैं कि प्रेपोजिशन के बाद लिखी ये बात ऑब्जेक्टिव केस है। तो जो भी यहाँ हमारे सामने लिखा है इसी के मुताबिक हमें आगे वाली हेल्पिंग वर्ब चाहिए, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। जब सिंगुलर हो ही गया है मामला तो भैया आगे आने वाले जो प्रोनाउन की बात हम करेंगे वो सिंगुलर प्रोनाउन हमें चाहिए। और सिंगुलर प्रोनाउन कैसे होगा वो भी अभी थोड़ी देर में हमें समझ आएगा। सेंटेंस 1 पर अगर मैं काम करना चाहूँ, यहां से लेकर लिखी यहां तक की बातचीत में ईच ऑफ द बुक, दोस्तों यहां तक अगर हम ध्यान से समझें हमें प्लूरल कैटेगरी का नाउन चाहिए, तो ये हुआ ईच ऑफ द बुक्स। आगे अगर हम देखने की कोशिश करें इस ईच के मुताबिक इस आर की जरूरत नहीं है, हमें चाहिए यहां पर लिखा इज। क्वेश्चन नंबर 2 पर काम करते हैं। आइदर ऑफ देम हैव डन इट। अगर देखा जाए तो सर आइदर ऑफ देम तो अपने आप में ठीक है, क्योंकि आइदर जो भी इनमें से शब्द हम लिखें
के बाद लिखा हुआ हमें चाहिए सब्जेक्ट के नाम पर, ये मतलब जो भी शब्द लिखा है ये प्लूरल हमें चाहिए। आने वाली हेल्पिंग वर्ब हमें चाहिए सिंगुलर, तो हैव को हटाकर हम बेहतर होगा यहाँ हैज लगाएं। क्वेश्चन नंबर 3 पर काम करते हैं। ईदर ऑफ द गर्ल्स, ये लिखी हुई बातचीत अपनी जगह यहाँ तक की हिसाब से तो ठीक चल रही है। आने वाली जो भी हमारे सामने ये वर्ब है, इस ईदर के मुताबिक इसे हटाकर हम लोगों ने ठीक किया। जब बात गर्ल्स में से एक की है, तो गर्ल्स में से एक की बात हुई तो आने वाला नाउन भी सिंगुलर होना चाहिए, और इस गर्ल्स में से सिंगुलर की अगर बात कही तो हर। इसका मतलब ये समझ आता है जो सिंगुलर प्रोनाउन हम लोग यूज करेंगे, इसी प्लूरल के ही हम सिंगुलर को चुनने की कोशिश करें, चाहे वो लिखा हो ही, चाहे लिखा हो शी, चाहे लिखा हो इट। इस बात का थोड़ा ध्यान रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर अगर हम फोकस करने की कोशिश करें, तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ईदर ऑफ द टू सिस्टर्स। सबसे पहली बात तो इस बात को थोड़ा ध्यान से देखें, ये सुपरफ्लॉस नहीं है। ईदर ऑफ द टू सिस्टर्स ये कहना अपने आप में सुपरफ्लॉस नहीं है, क्योंकि हम ईदर का जिक्र करते हैं बात दो में से जब एक की हो। तो ये कहना जरूरी नहीं है कि भैया हमारे सामने जो इंसान है, अगर मैंने कहा ईदर ऑफ देम, तो देम हमारे सामने संख्या का हमें पता ही नहीं कितनी संख्या हुई। ठीक है, हमें संख्या का अगर पता ही नहीं तो हम कितने भी कह सकते हैं, लेकिन ईदर ऑफ देम अगर लिखा है तो हम उसकी संख्या दो मानकर चलते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर संख्या लिख दी जाती है तो ये सुपरफ्लॉस कभी भी नहीं होती। आगे अगर हम चीजों को समझने का काम करें, तो आइदर के मुताबिक यहाँ पर हैज अपने आप में पहले से ही ठीक है, तो इसे ज्यादा ठीक करने की हमें जरूरत नहीं है। फाइन, तो ये अपने आप में पहले से ही ठीक है। अगर आगे हम देखें तो यहाँ देयर को हटाकर सिस्टर्स में से एक की बात हुई, तो आप यहाँ पर चुनेंगे हर। क्वेश्चन नंबर 5 पर अगर मैं काम करना चाहूं, तो पहले ही सेंटेंस को मैंने जितना अंडरलाइन किया उतना ही अगर हम देखें तो पहले से ग्रामेटिकली ठीक किया जा सकता है। मैंने कहा आइदर ऑफ यू आर अलाउड टू गो, तो मेरे सामने जितने लोग हैं यू के मुताबिक हम उनमें से दो को समझेंगे। दो में से मैं किसी एक को जाने की इजाजत दे रहा हूं, दो में से मैं किसी एक को जाने की अगर इजाजत दे रहा हूं, तो इसका मतलब वो एक इंसान सिंगुलर हुआ। कायदे से हम लोगों ने इस आर को हटाकर यहां लिखा इज। अब अगर इस लिखे हुए सेंटेंस में मैं इस नोट को भी कंसीडर करता हूं, तो दो में से एक को जाने की इजाजत थी, अब उस एक को भी जाने की इजाजत अगर नहीं है, तो इसका मतलब समझ आता है इस नोट को और इस आइदर को दोनों को मर्ज करके ज्यादा बेहतर होगा हम इसके लिए चुने नाइदर को। तो यहां से एक दूसरी बात हमारे सामने तैयार होती है कि लिखे हुए सेंटेंस के अंदर कभी कभी आइदर के साथ नोट लिखा मिलता है, तो इन दोनों को मर्ज करके हम इसे इंप्रूवमेंट लेकर चल सकते हैं नीदर के साथ। अगर लिखे हुए सेंटेंस नंबर 6 को मैं ध्यान से देखूं, ईच हैव, हम लोग जानते ही हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव कोई भी चुना जाए लेकिन आने वाला बातचीत सिंगुलर रहती है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ जिक्र आए, तो हैव को हटाकर हम लोगों ने लिखा हैज। आगे एक लिखा सेंटेंस हमारे सामने का हिस्सा कहता है जब सिंगुलर हो ही गया है तो देयर को हटाकर भी हम लोग लिखने का काम करते हैं इस हिज को। अगले क्वेश्चन पर अगर हम लोग फोकस करें लेडीज एंड जेंटलमैन, तो हम देखें ध्यान से इस बातचीत को, बोथ ऑफ द गर्ल्स वर रेडी। सर बोथ अपने आप में, जब बोथ की हम बात करते हैं तो बोथ का मतलब हुआ संख्या दो, और अगर संख्या दो की हुई तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी हमें चाहिए, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, और प्लूरल है तो प्लूरल कैटेगरी का प्रोनाउन भी हमें चाहिएगा। इसका मतलब आ गई बात हमारे सामने, बोथ ऑफ द गर्ल्स वर। सर गर्ल्स भी अपने आप में ठीक है और वर भी अपने आप में ठीक है, तो इस लिखे हुए सेंटेंस में कोई भी परेशानी नहीं है। सेंटेंस आखिरी आता है हमारे सामने, बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स आर। अगर हम देखें ध्यान से तो बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स आर अपने आप में ठीक था, लेकिन अगर यहां लिखा है हमारे सामने नॉट, तो नॉट की वजह से कहानी खत्म हुई। बोथ का अर्थ हुआ दो, और अब अगर दो के साथ मैं नॉट यूज करता हूं तो बात दोनों में से किसी की भी नहीं, और जब बात दोनों में से किसी की भी नहीं तो हम चुनते हैं नीदर। तो ये इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन बड़ा प्यारा हुआ कि अगर हमारी लिखी हुई बातचीत में बोथ के साथ अगर नोट लिखा मिले तो इन दोनों को मर्ज करके हम लोग चुनते हैं नीदर को। तो इस लिखे हुए क्वेश्चन पर काम अगर किया जाए तो इस नोट को और इस बोथ को दोनों को मर्ज किया और आपने लिखा यहाँ पर नीदर, और नीदर के आधार पर स्टूडेंट्स की बातचीत में आर हटाकर लिखा इज, और सर जब नीदर है तो देयर को भी हटाकर हम लोगों ने लिखा हिज। ठीक है बच्चों, तो ये तो थी एक छोटी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन कि किस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूटिव्स हमें डैमेज करते हैं। फाइन, तो मैं कर रहा हूँ उम्मीद आप लोग एक बार फटाफट से इसे देखेंगे, फिर कहानी आगे लेकर चलेंगे।
चलिए बात को अगर थोड़ा आगे लेकर हम चलने की कोशिश करें तो एक सवाल हमसे पूछा जाता है, मैंने कहा ईदर ऑफ द फोर सिस्टर्स हैव नॉट सबमिटेड देयर डॉक्यूमेंट्स। अब इस लिखे हुए सवाल के अंदर एक और ट्रिक बन जाती है, और ट्रिक को ध्यान से अगर देखा जाए तो कहानी बदलती नजर आ रही है। अगर हम इस बात को थोड़ा ध्यान से देखें, ईदर ऑफ द फोर सिस्टर्स, भाई अब बात अपनी जगह सारी ठीक चल रही है, इस लिखे हुए नोट की वजह से इस ईदर को हटाकर आप लोग चुनते नजर आए नीदर। आगे अगर हम कहें तो हैव का जिक्र बाद में लिखें, लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही कि हम जब इस नीदर की बात करते हैं तो नीदर के लिए हम लोग संख्या लेके चलते हैं सिर्फ 2 की, लेकिन अगर ये संख्या 2 से ज्यादा हो जाए तो 2 से ज्यादा होने की वजह से नीदर का तो ताल्लुक नहीं है, हम लोग चुनते हैं एक दूसरे शब्द को, और वो है नन। नन एक अकेला ऐसा प्रोनाउन है जिसके साथ आप दोनों तरीके का व्यवहार लेके चल सकते हैं। यही सिंगुलर भी तरह काम करता है, यही शब्द प्लूरल की तरह भी काम करता है। मैं अगर कहूं नन was tortured, और अगर मैं इसी के लिए कहने की कोशिश करता हूं none were tortured, तो इन दोनों के दोनों सेंटेंसेस में कोई भी दिक्कत नहीं है, ये दोनों ही अपने आप में ठीक हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो मेरे दोस्तों यहाँ समझ आता है कि 4 सिस्टर्स की अगर बात कही जा रही है तो 4 का मतलब नीदर से तो ताल्लुक नहीं रहा, इसलिए इसको हटाकर हम लोग चुनते हैं नन। अब नन का जिक्र सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह ठीक है, तो भैया नन की वजह से हैव अपने आप में ठीक है, और इसी हैव की वजह से अगर हम कहें तो देयर भी अपने आप में ठीक है। तो भाई इस चीज को बड़े ध्यान से समझ के चलना, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस जो होते हैं वो बहुत खूबसूरत होते हैं, परीक्षा इनसे सवाल पूछ लेती है। आप इनको बड़े ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशंस के हिसाब से। फाइन। एक और खूबसूरत सी बातचीत आपके एग्जामिनेशन में दी जाती है, जिसे हम अगर कहें तो वन कंफ्यूजन। एक बहुत प्यारी कंफ्यूजन है, इसको समझने के लिए मैं कुछ एक सेंटेंसेस लिख रहा हूं आपके सामने, कोशिश करें समझने की, दिमाग लगाने की। अब अगर इन लिखे हुए सेंटेंसेस को बड़े ध्यान से समझा जाए तो हमारे लिखे हुए सेंटेंसेस में इस वन की अलग अलग चीजों को पूछा जाता है, और ये वन हमें बहुत प्यार से कंफ्यूज करता है। आप अगर ध्यान से समझने की कोशिश करें तो इस सेंटेंस 1 और 2 के ही असली दायरे को सारी कहानी समझा सकती है। मैं अगर इन सेंटेंस 1 और 2 में आपसे पूछना चाहूं तो आपके हिसाब से कौन सा इन दोनों में से वो सेंटेंस है जिसका मीनिंग सभी पर अप्लाई होता है? सेंटेंस 1 और 2 में कौन सा वो सेंटेंस है जिनका मीनिंग सभी पर नहीं किसी एक पर अप्लाई होता है? मैं सवाल को थोड़ा बदल कर पूछना चाहूंगा, सेंटेंस 1 और 2 में से कौन से वो सेंटेंसेस हैं जिनका मीनिंग
जनरल सेंस में अप्लाई होता है, यानी कि सभी पर अप्लाई होता है, राइट। सेंटेंस 1 और 2 में कौन सा वो सेंटेंस है जिसका मीनिंग जनरल नहीं, स्पेसिफिक सेंस किसी एक पर अप्लाई होता है। आप अगर इस वन के थोड़े से लॉजिक को ध्यान से देखोगे तो वन के अलग अलग दायरे आते हैं, जिसमें एक आती है हमारे सामने जनरल सेंस। जनरल सेंस का मतलब ये सभी पर अप्लाई होता है। और इस तरह की बातचीत को अगर हम देखें ध्यान से तो वन के इमीडिएट हम लोग यूज करते हैं सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। अब हमें ये पता चलता ही नहीं कि जिस वन की हम बात कर रहे हैं वो इंसान है, वो जानवर है, या फिर वो क्या है, संख्या है, वी डोंट नो। जब हमें ये पता ही नहीं चलता तो इसी लिखी हुई बातचीत में हम सर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस के लिए वन और पोजेसिव केस के लिए यूज करते हैं वंस। बात को ध्यान से समझें। लेकिन अगर हम इसी के दूसरे दायरे पर काम करते हैं, दैट थिंग इज कॉल्ड स्पेसिफिक सेंस। तो स्पेसिफिक सेंस अगर कन्वे किया जा रहा है तो स्पेसिफिक सेंस के लिए हम लोग बात करना चाहेंगे तो वन के इमीडिएट यूज करते हैं ऑफ, और इस ऑफ के बाद हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं जो भी शब्द प्लूरल। पुरानी बात, इस एक पेन में से एक पेन मुझे दे दो। तो सर आप अगर स्पेसिफिक एक की बात कर रहे हो तो संख्या प्लूरल में से एक की बात कही जाए। आगे आने वाली बातचीत में जो भी है हम यूज तो करेंगे वही सिंगुलर प्रोनाउन, लेकिन वो सिंगुलर प्रोनाउन निकल कर आएगा इसी प्लूरल कैटेगरी से। कुल मिलाकर ऐसे दायरे में वन या वंस का लेना देना नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 को मैं ठीक करना चाहूंगा। वन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। अरे भैया, इसको अगर मैं देखूं तो ये जनरल सेंस कन्वे कर रहा है। जनरल सेंस कन्वे कर रहा है तो इसी ही को हटाकर इसके कायदे पर हमें लिखना होगा वन। अगले सेंटेंस को अगर मैं ध्यान से देखूं, वन ऑफ दीज आर्टिस्ट, तो हम आर्टिस्ट्स में से किसी एक की बात कर रहे हैं तो इस हिसाब से हैज तो अपने आप में ठीक है। आर्टिस्ट एक कॉमन जेंडर है तो कॉमन जेंडर के लिए हम लोग प्रायोरिटी डिसाइड किए थे शायद नाउन के दौरान, दैट इज हिज। क्वेश्चन नंबर 3 पर आए, लिखा है लॉन्ग लाइफ इज गुड इफ ही इज हैप्पी एंड हैज फैमिली। सर ये सभी पर अप्लाई होता है कि जिंदगी हर किसी की लंबी हो सकती है अगर वो इंसान खुश हो और उसका एक परिवार हो। तो इसका मतलब समझ में आता है, इस ही को हटाकर जनरल सेंस कन्वे करने पर आता है यहाँ पर वन। क्वेश्चन नंबर 4 पर अगर हम काम करें, द सेंट सेज दैट वन मस्ट कीप हिज प्रॉमिस। बाबूजी बात अपनी जगह सही है। अगर इस वन के साथ लिखी है बातचीत जनरल सेंस, एक इंसान कोई भी हो सकता है, डजेंट मैटर। तो जब जनरल सेंस कन्वे कर रहा है पोजेसिव केस के लिए यूज किया गया वंस। एक अगला सवाल, लाइफ इज व्हाट ही मेक्स ऑफ इट। जिंदगी वही है जो आप इसकी बनाना चाहें। तो ये भी तो आपकी जनरल सेंस कन्वे कर रहा है, हर किसी पर नियम लागू होता है, इसलिए इस ही को हटाकर हम यहाँ पर लिखने का काम करते हैं वन। बड़े ध्यान से देखें, समझें, चलते हैं इसके बाद आगे। आई होप पीपल हैव सीन दिस एंड अंडरस्टूड दिस। चलिए, बहुत खूबसूरत बातचीत अब हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये चीजें बहुत आराम से रिलेटिवली जुड़ती जा रही हैं। एक हमारे सामने लिखी हुई बातचीत बड़ी प्यारी है और इस बातचीत को हम लोग कहने की कोशिश करते हैं। इसे हम कहने की कोशिश करते हैं रिफ्लेक्सिव या फिर एम्फेटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन कैसे काम करते हैं समझना शुरू करते हैं अब हम।
रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन बेसिकली दोनों के दोनों प्रोनाउन काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इनके बीच छोटी छोटी चीजों को हमें समझना होगा। पहली बात ये हमें समझनी है कि जो रिफ्लेक्सिव है और इम्फेटिक है, ये दोनों के दोनों प्रोनाउंस एक ही तरीके से बनाए जाते हैं, और इनमें हम लोग जोड़ने की कोशिश करते हैं सेल्फ। हम इनमें जोड़ने की कोशिश करते हैं सेल्फ जब हमारी बातचीत चल रही हो सिंगुलर के लिए, और हम अगर कहने की कोशिश करें सेल्व्स तो बातचीत हम लोग जोड़ने की कोशिश करते हैं प्लूरल के लिए। ठीक है, सेल्फ हम जोड़ने की कोशिश करते हैं जब हम सिंगुलर की बात करते हैं, और सेल्व्स हम जोड़ने की कोशिश करते हैं जब बात प्लूरल की हो। तो ये सिंगुलर और प्लूरल किस तरीके से एक्चुअली काम करते हैं, इसे थोड़ा सा एग्जाम्पल्स की हिसाब से देखते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ माई सेल्फ, शायद हम जानते हैं आर प्लूरल हुआ, इसीलिए हमने इसके लिए चुना आर सेल्स। अगर आगे हम कहें योर सेल्फ सिंगुलर के लिए, क्योंकि हम लोगों ने शायद इस बात को समझा है कि यू दोनों तरीके से काम करता है, सिंगुलर और प्लूरल तरीके से, योर सेल्स। और उसके बाद अगर हम आगे कहने की कोशिश करें तो लिखा एक शब्द मैंने हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इटसेल्फ, और एक हम लोगों के सामने आई बातचीत प्लूरल जिसे हम कहते हैं देम सेल्व्स। ठीक है बच्चों, तो ये छोटी छोटी बातचीत है, इनको थोड़ा सा समझने के प्रयास पर काम करेंगे। इन सभी के अगर शाब्दिक अर्थ को हम समझने की कोशिश करें तो स्वयं, खुद को, अपने आप को। रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन अगर हम बनाने की कोशिश करें तो रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन बनाने का तरीका एक ही है। और नीरज जरा कमेंट्स लगाना, देखें आज कमेंट्स में क्या चल रहा है। थोड़ी सी चाय भी पी लेता हूं बच्चों के साथ। सर मार्कर में कुछ प्रॉब्लम बता रहे हैं बच्चे, ब्राइटनेस कम करिए। गाना गाएं, क्यों गाएं भाई गाना? चाय पियेंगे आप सभी? हेलो एवरीवन। ब्राइटनेस कम कर दी है, अब डोंट वरी, अब ब्राइटनेस ठीक नजर आएगी, मैं भी ठीक नजर आऊंगा। चीयर्स। बहुत अच्छे इंसान है। मनीष का जरा कमेंट रोकना, मनीष क्या कह रहे हैं?
थैंक यू मनीष, इतनी सारी बातें लिखने के लिए दिल से धन्यवाद आप सभी का। श्वेता कह रही है गाना नहीं डिट्टी। बहुत अच्छे इंसान है जी, बहुत अच्छे इंसान है। थोड़ी सी बातें कर लेते हैं आज इन लोगों से। आप हमेशा मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं। किसी लड़की पर बहुत गुस्सा आया, मेरा मन था उसे फिनाइल पिला दूं। पुलिस खुद में प्लूरल होता है बेटा, अब इस प्लूरल का क्या प्लूरल बनाए बताओ। थैंक यू एवरीवन। चलिए, बहुत अच्छे इंसान है आप सभी के सभी। मस्ती के साथ में पढ़िएगा, टेंशन फ्री होके पढ़िएगा, ठीक है जी। चलिए, अरे हमें काला कर दियो भाई, शादी नहीं हुआ भाई हमारे, कैसे की बात करते हो भाई? है कल को भौजाई मारेगी कहते तो कलुआ हो गया भाई। भाई भाई भाई, ये देखो आंसू भी आ गया है। बातों को तेरी हम भुला ना सके। हमारे सामने लिखे हुए छोटे छोटे जो शब्द हैं बेसिकली बनते हैं इसी के आधार पर। अब ये सवाल उठता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्शन से बना है। रिफ्लेक्शन होने का मतलब क्या हुआ? रिफ्लेक्शन हम अगर कहें तो शीशा इसका बहुत अच्छा आधार है। जब आप शीशे में देखते हो तो रिफ्लेक्शन तैयार होता है। मैं इस बात को समझने के लिए एक छोटा सा प्रोसेस तैयार करना चाहूंगा। जैसे कोई भी इंसान की एक आंख है, ठीक है जी, और अगर ये इंसान देखने का काम करता है तो सर मान लीजिए इसने शीशे में देखने का काम किया, ये तो हो गई भाई तुम्हारे पास तुम्हारी आंख, ठीक है, और ये हो गया भाई तुम्हारे सामने एक छोटा सा मिरर, ठीक है। अब मैं कहानी को समझने समझाने का काम करूंगा और मेरा पहला जो डिस्कशन है वो बेसिकली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लेकर है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बेसिकली बना जिससे है उसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन कायदे से अगर हम समझे तो शीशे में रिफ्लेक्शन हम देख सकते हैं। आप अगर सामने शीशा रखें देख सकते हैं तो आपको अपनी शक्ल नजर आती है। तो भैया ये इंसान देखने का काम कर रहा है, ये आंख है, इसने देखने का काम किया, तो जो इसे नजर आया इनफैक्ट वो इससे खुद ही नजर आया। तो ये हुई बातचीत हमारी घूमकर, और ये आया जो इसने देखा ये खुद नहीं, ठीक है। तो अगर मैं इसे थोड़ा ध्यान से कायदे से जोड़ना चाहूँ, कोई भी इंसान अगर शीशे में देखता है तो उसे खुद ही नजर आता है। तो ये जो आई हम लोगों ने यहाँ पर बनाई है बेसिकली ये एक हो गया जी डूअर। अब इसने देखने का ये जो एक्शन किया है, एक्शन को बताने के लिए हम लोग शब्द जो यूज करते हैं वो हुआ वर्ब। मिरर की जगह कुछ ऐसा मुझे लिखा मिला, एक ऐसा शब्द लिखा मिला जो ऑब्जेक्ट है, जिसकी वजह से एक्शन बाउंसेस बैक टू द डूअर, बाउंसेस बैक टू द डूअर। इसका मतलब ये समझ आया कि जब कोई भी एक्शन बाउंस बैक होता है डूअर की तरफ, ठीक है, जब कोई एक्शन बाउंस बैक होता है वापस डूअर की तरफ, अगर वापस डूअर की तरफ एक्शन बाउंस बैक हुआ तो इसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब देखो चीजों को ध्यान से समझने की कोशिश करें। जैसे अगर मैं कहने की कोशिश करता हूं करण किल्ड अ स्नेक, अब अगर इस लिखे हुए सेंटेंस को मैं ध्यान से देखने की कोशिश करूं तो करण हमारे पास सेंटेंस में डूअर हुआ, किल्ड एक एक्शन हुआ, और एक्शन जहां कर खत्म हुआ स्नेक की तरफ। अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो करण डूअर हुआ, किल्ड एक एक्शन हुआ, एक्शन जाकर जहां खत्म हुआ वो हुआ हमारे सामने अ स्नेक। बेसिकली अ स्नेक अपने आप में एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होने का मतलब जिसके पास वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। अब अगर लिखे हुए इसी सवाल के अंदर मैं देखने की कोशिश करूं और मैंने कहा करण किल्ड, ठीक है, अब यहां सेंटेंस इतना ही छोड़ दें तो भैया सेंटेंस की डेफिनेशन को दो हिस्सों में हमने बांटा था। एक हमने कहा जिसके अंदर हमने कहा कंप्लीट मीनिंग, एक हमने कहा जिसे कहा कंप्लीट मीनिंग, यानी कि जिसका कंप्लीट मीनिंग हो वो सेंटेंस हो, और दूसरी बात हमने कही अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स के लिए तीन चीजें चाहिए, सब्जेक्ट
वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। इसका मतलब अब लिखे हुए सेंटेंस में करण हमारा डूअर हुआ, एक्शन किल्ड हुआ। अब इसके पास अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर नहीं है, तो करण के मुताबिक ही हम लोग इसमें एक रिफ्लेक्शन तैयार करते हैं। इसका मतलब ये समझ आता है कि जब लिखे हुए सेंटेंस के अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो यहीं से एक छोटा सा एक नियम तैयार हुआ। वी यूज अ reflexive pronoun when the direct object is not given after these verbs। निम्नलिखित क्रियाओं के साथ अगर इन वर्ब्स के साथ हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा हुआ नजर नहीं आता तो मीनिंग को कंप्लीट बनाने के लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। ऐसी वर्ब्स की हम चाहें तो लिस्ट बना सकते हैं, जैसे अभी अभी मैंने लिखा किल, prepare, introduce, absent, present, acquit, और भी आपकी कई सारी वर्ब्स हैं। जैसे मैंने कहा अवेल, अवेल के साथ ध्यान रखना बच्चों, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम लोग यूज करते हैं, उसके बाद ऑफ यूज करते हैं, ठीक है। अगर हम इसी के अलावा और भी वर्ब्स की बात करें, एडजस्ट, रिकनसाइल, एक और वर्ब लिख लेते हैं इसी के साथ, अडेप्ट, ठीक है जी। मैंने और भी वर्ब्स लिखी जी, प्राइड। इनको याद करें बच्चों, इन वर्ब्स के साथ हम हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब इन्हीं की अगर मैं बात करना चाहूँ एग्जाम्पल के लिए, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने कहा ही इंट्रोड्यूस्ड हिज फ्रेंड्स। तो अगर सेंटेंस की मैं बात करना चाहूँ, ही हमारे सामने डूअर हुआ, इंट्रोड्यूस हमारे सामने एक्शन हुआ, और ये इस लिखे हुए एक्शन का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। भाई उन्होंने किसको इंट्रोड्यूस किया? अपने फ्रेंड्स को इंट्रोड्यूस किया। अब अगर इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर मैं इस लिखे हुई बातचीत में ही इंट्रोड्यूस और आगे कुछ ना लिखूं तो सेंटेंस का मीनिंग डैमेज हो गया। सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए ही के अनुसार मुझे यहाँ लिखना पड़ा हिमसेल्फ, ठीक है जी। और इसी कैटेगरी में एक और वर्ब है जिसे हम अगर कहना चाहें तो एंजॉय। तो ये वो वर्ब्स हैं दोस्तों जिनके बाद हम लोगों को हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है अगर लिखे हुए सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का जिक्र ना लिखा हो। ठीक है बच्चों, एक बार इसे फटाफट से थोड़ा सा देख लीजिएगा, फिर मैं आपको दूसरी तरफ घुमा कर लाता हूँ। अब इस लिखी हुई छोटी सी कहानी को अगर थोड़ा सा डेलिब्रेटली हम समझें तो एक बात हमें समझ आई, ऑब्जेक्ट की जगह लिखा हुआ अगर हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नजर नहीं आए तो हम लोग यूज करते हैं बच्चों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। और अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की हमें जरूरत नहीं है। तो अगर मैं दो चार सेंटेंसेस लिखने की कोशिश करूंगा आपके सामने, अगर हम इस लिखे हुए सेंटेंस वन को जितना मैं अंडरलाइन कर रहा हूं दोस्तों अगर उतना पढ़कर सुनाए तो ही, देखो बच्चों इन दो शब्दों का ध्यान रखें, एक हुआ ये और एक हुआ ये अपने आप में एक नाउन है। अगर हम ई लगाकर इसके साथ बात करते हैं तो ये एक वर्ब है। इसकी प्रोनाउंसिएशन हुई बेद और इसकी जो प्रोनाउंसिएशन हुई वो हुई बात, ठीक है। अब इसको थोड़ा ध्यान रखें, ये कई बार गलत बोला जाता है, फाइन। तो इस लिखे सेंटेंस को मैं पढ़ना चाहूंगा। ये लिखा हमारे सामने, ही बेथ्ड हिमसेल्फ इन द रिवर। मैं पहले अंडरलाइंड पार्ट को पढ़ता हूं, ही बेथ्ड इन द रिवर। इसका अर्थ हमें समझ आया कि वो इंसान नदी में नहाया। तो जब वो इंसान नदी में नहा लिया तो भैया वो खुद को ही तो नहलाएगा। अरे भाई अगर आप नदी में नहाओगे तो खुद को ही तो नहलाओगे। कायदा ये कहता है यहाँ पर हमें इसके रिफ्लेक्शन की जरूरत ही नहीं है। मैं अगर कहता हूँ रिया हिड बिहाइंड अ ट्री, अब सर पेड़ के पीछे छिपने का काम किसने किया? रिया ने।
तो यहाँ क्या हरसेल्फ लिखने से कुछ फर्क पड़ता है कि रिया ने अपने आप को, खुद को या स्वयं को छिपा लिया? मूर्खता वाली बात है भाई। रिया छिप रही है तो रिया अपने आप को ही तो छिपा रही है। कुल मिलाकर अगर इन बातों को हम ध्यान से समझने की कोशिश करें तो ये वो वर्ब्स हैं जिन्हें किसी भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, और जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है तो इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज सुपरफ्लुअस हो गया। वी डू नॉट यूज a reflexive pronoun after these verbs. इन लिखी हुई वर्ब्स के बाद हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं है। अगर मैं कहने की कोशिश करूं स्टार्ट, स्टॉप, बेथ, शॉवर, क्लीन, ड्रेस, बात समझ रहे हैं? तो इन सभी की सभी वर्ब्स के साथ अगर मैं कहूं, एक और प्यारी सी वर्ब है कीप। ये तो बार बार पेपर पूछता है। आई केप्ट माई सेल्फ वेटिंग फॉर हिम। तो कायदा ही गलत हुआ सर। अगर आप यहां पर देखने की कोशिश करें तो आई केप्ट वेटिंग फॉर, इंतजार मैंने किया, माई सेल्फ लिखने से कोई खासा फर्क नहीं पड़ता भाई। तो ये जो वर्ब्स हैं हमारे सामने, इन सभी की सभी वर्ब्स के साथ हमें कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करने की इजाजत नहीं है, क्योंकि इनके साथ कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा ही नहीं जाता। फाइन, एक बार इसे थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनका जिक्र आपका पेपर पूछता है। अब थोड़ी सी बात को आगे समझने का काम करते हैं। रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक किस तरीके से हमें कंफ्यूज करते हैं। मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं दिए दोस्तों, बड़े ध्यान से देखने का काम करें, फिर इन चीजों को हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम इनको थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ ही हमारे पास डूअर, प्रिपेयर्ड हमारे पास एक्शन, ही प्रिपेयर्ड व्हाट, ये हमारे सामने
एक पूरा सेंटेंस हुआ, तो इसकी छोटी सी समरी तैयार की जा सकती है कि लिखे हुए सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब और उसके बाद अगर हमें लिखा हुआ मिलता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो हमारे सेंटेंस में कोई परेशानी नहीं है, ये अपने आप में कायदे से ठीक हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अगर सेंटेंस टू की मैं बात करता हूं ही प्रिपेयर्ड, तो भैया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो वर्ब के मीनिंग को कंप्लीट करता है, और किसी भी सेंटेंस में अगर मीनिंग को हमें कंप्लीट करना है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कंपलसरी हमें चाहिए होता है। फाइन। आप इसी चीज को इससे पहले ट्रांजिटिव वर्ब के नाम से भी पढ़ कर आए थे। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आने वाला जो ऑब्जेक्ट है वो व्हाट या हुम का आंसर देता है। शायद वॉइसेस में ऐसी कहानी हमने सुनी थी। तो बच्चों इस लिखी हुई वर्ब के अकॉर्डिंग अगर मैं काम करता हूं तो ही हमारे सामने हुआ डूअर, ये रहा हमारे सामने एक्शन, लेकिन इसने एक्शन जिस चीज पर किया वो ऑब्जेक्ट तो नहीं। अब ऑब्जेक्ट का जिक्र अगर नहीं है तो हम डूअर के अकॉर्डिंग ही रिफ्लेक्शन क्रिएट करते हैं। फाइन। यानी कि अगर लिखे हुए सेंटेंस के अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं हो तो भैया हम इसी लिखे हुए सेंटेंस के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। दूसरी बात हुई। अब अगर ध्यान से देखने का काम करें सेंटेंस 3 पर, ही प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ अ कप ऑफ टी, तो भैया आप थोड़े से परेशान हुए, ही डूअर रहा, ये एक्शन रहा, तो हम इस रिफ्लेक्शन का तब यूज करते हैं जब हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ तो लिखी हुई बातचीत गलत हो गई। और लिखी हुई बातचीत गलत क्यों हुई भाई? अगर हमारे सामने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ रिफ्लेक्सिव यूज करने की जरूरत नहीं, इसीलिए ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर हुआ गलत हुआ। फाइन। अगर हम कहें तो ये अपने आप में ठीक नहीं है इस तरीके की पेशकश। ठीक है बच्चों, तो ये अरेंजमेंट को लेकर सवाल पूछा जाता है। फाइन। अब मैं आपके सामने एक सेंटेंस बोल रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनने का काम करें। अगर मैं आपके सामने कहने की कोशिश कर रहा हूं चाय पीजिए, चाय मैंने बनाई है, एक सेंटेंस। फिर मैंने कहा चाय पीजिए, चाय मैंने खुद बनाई है, दो सेंटेंस। दोनों के दोनों सेंटेंसेस में क्या फर्क हुआ? अगर मैं कहता हूं चाय मैंने बनाई है, आप समझें कि चाय आप बनाते ही रहते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं कहूं चाय मैंने खुद बनाई है, तो इसका अर्थ बदलता है। आप समझ पाएंगे इस बात को बड़े ध्यान से। इसका अर्थ बदलता है और अर्थ निकल कर आता है कि यूं तो मैं चाय नहीं बनाता, पर आप आए हैं इसलिए चाय मैंने बनाई है। मैं एक एम्फेसिस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं। बात को दोबारा सुनना। गाड़ी मैंने साफ की है, फिर मैंने कहा गाड़ी मैंने खुद साफ की है। दोनों सेंटेंसेस के अंदर साफ तो गाड़ी ही हो रही है। मैं फिर कह रहा हूं गाड़ी मैंने साफ की है, एक एक्शन हुआ। फिर मैंने कहा गाड़ी मैंने खुद साफ की है, दो एक्शन। तो दोनों के दोनों एक्शंस में बेसिकली डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन सवाल ये उठता है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होने के बावजूद फर्क क्या पड़ रहा है? फर्क पड़ रहा है, अगर मैं कहता हूं गाड़ी मैंने साफ की तो कोई नई बात नहीं है, आप करते ही रहते हो। लेकिन अगर मैं कहता हूं गाड़ी मैंने खुद साफ की, तो यूं तो मैं गाड़ी साफ नहीं करता, लेकिन आज मैंने गाड़ी को खुद साफ किया। एम्फेसिस क्रिएट किया जा रहा है। अब एम्फेसिस को समझने का काम करना भैया। सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब और उसके बाद अगर लिखा हुआ मिलता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर एम्फेसिस क्रिएट करने के लिए हम एम्फेटिक प्रोनाउन इसके बाद लिखते हैं। ठीक। और कभी कभी इसी एम्फेटिक प्रोनाउन के अरेंजमेंट को अगर हम ध्यान से देखें तो हम सब्जेक्ट के बाद भी ही इस एम्फेटिक प्रोनाउन को लिख सकते हैं। बाकी आपका लिखा हुआ सेंटेंस पूरा का पूरा एज इट इज काम कर रहा है। तो आखिरी के लिखे हुए दो सेंटेंसेस अगर थोड़ा ध्यान से देखे जाएं मेरे दोस्तों, तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन के काम कर रहे हैं। ही डूअर, एक्शन, एक्शन खत्म यहां हुआ। ये हिमसेल्फ जो एक्शन एम्फेसिस कर रहा है कप ऑफ टी पर, मैंने कहा ही डूअर हुआ, एक्शन हुआ, एक्शन खत्म हुआ। तो यहां पर ये जो हिमसेल्फ है ये बेसिकली एक्शन एम्फेसिस कर रहा है इस ही पर। तो ये जो चीजें हैं स्टेट लेवल के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कृपया इन पर ध्यान दीजिए। टेक योर टाइम।
मैं उम्मीद करता हूं इस वाले दायरे को आप लोगों ने देख लिया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है दोस्तों, और आप लोगों ने मेरे साथ मिलकर इस कहानी को बहुत पहले पढ़ा था। वॉइसेस के दौरान हम लोगों ने कुछ सेंटेंसेस के दौरान लिखा था रिफ्लेक्सिव वर्ब्स। तो रिफ्लेक्सिव्स का पैसिव नहीं बनता, क्यों? क्योंकि ये अपने आप में सब्जेक्ट को ही रिफ्लेक्ट करते हैं, सब्जेक्ट का ही रिफ्लेक्शन तैयार करते हैं। जब इनके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता, आप लोग अपने वॉइसेस के नोट्स निकाल कर देखना, वॉइसेस के नोट्स में आप लोगों को रिफ्लेक्सिव्स का जिक्र लिखवाया गया है, और उस जिक्र के दौरान लिखा है कि रिफ्लेक्सिव्स का हम पैसिव नहीं बनाते। आप आराम से फुर्सत से उनको देखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए मेरे दोस्तों, कहानी थोड़ी आगे लेकर चल लेते हैं, और एक बहुत प्यारी चीज आपके सामने मैं पेश करने वाला हूं। इसे हम कहते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। एक बड़ा प्यारा सवाल हमारे सामने आता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस का, और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, बात को थोड़ा ध्यान से समझने का काम करें। एक ऐसा शब्द जो सवाल पूछने का काम करता है, और ये बेसिकली रिप्लेस करता है किसी भी नाउन को। अगर इस व्यवहार को हम ध्यान से समझें तो ये व्यवहार हुआ एक हु का, और एक व्यवहार हुआ हुम का। अगर इन दोनों के दोनों शब्दों को हम पहले आधारभूत तरीके से समझें तो ये दोनों के दोनों जो शब्द हैं ये रिप्लेस करते हैं नेम ऑफ अ पर्सन को। ये रिप्लेस करते हैं नेम ऑफ अ पर्सन को। ठीक है बच्चों, अब इनको लेकर मैं सवाल पूछने का काम करूंगा। थोड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश करें। जैसे अगर मैं आप लोगों से सवाल पूछूं, हु किल्ड रावणा, आप आंसर बताने की कोशिश करें। मैं अगर आपसे सवाल पूछता हूं हु किल्ड रावणा, तो आप जो आंसर बताने की कोशिश करोगे, आपका आंसर हुआ कुछ ऐसा, रामा किल्ड रावणा। अगर हम इस बात को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें तो ये लिखी हुई बातचीत तो आपके पास एज इट इज है। आपने इस हु को हटाकर लिखने की कोशिश की रामा, और राम इस हु की जगह पर अगर लिखा गया, बाकी की बातचीत तो आपकी एज इट इज है। यानी कि इस हु को हटाकर जिसका नाम हमने लिखा वो नेम ऑफ अ पर्सन है, और नेम ऑफ अ पर्सन अगर वर्ब से पहले लिखा गया है तो सर हम ये भी समझ गए हैं ये सब्जेक्टिव केस हुआ। अब अगर ये लिखा हुआ हमारे सामने नेम ऑफ अ पर्सन को रिप्लेस करता है तो ये रिप्लेस करता है सब्जेक्टिव केस को। मैं फिर सवाल पूछता हूं। एक बच्चे ने भी थोड़ी देर पहले कमेंट्स जब मैं देख रहा था तो एक बच्चे ने सवाल भी पूछा था। चलो मैं फिर से लिखने की कोशिश करता हूं। हु टीचर्स इंग्लिश हेयर। मैं अगर सवाल पूछने की कोशिश करूं हु टीचर्स इंग्लिश हेयर, तो बच्चों जब आप इस बात का आंसर तैयार करते हैं तो आप लोगों ने आंसर तैयार करने की कोशिश की, वर्मा सर टीचर्स इंग्लिश हेयर। बड़े ध्यान से देखने की कोशिश करना, आपका लिखा हुआ ये पूरा का पूरा सेंटेंस तो एज इट इज है भाई, हाँ या ना। आप इस हु को यहां से हटाकर इस हु के स्थान पर लिखने की कोशिश कर रहे हैं, वर्मा सर इस हु की जगह जिसको आप लिख रहे हैं वो नेम ऑफ अ पर्सन है, लेकिन वर्ब से पहले लिखा जा रहा है, तो ये क्या चीज हुई, सब्जेक्टिव केस। अब एक बच्चे ने ये सवाल पूछा था कि सर हम हु से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं आती? क्योंकि हु जिसे रिप्लेस करता है वो आपका सब्जेक्टिव केस है। फिर सुन लीजिएगा, हु जिसे रिप्लेस करता है वो बेसिकली सब्जेक्टिव केस है। ठीक है, और अगर सब्जेक्टिव केस को आप लिख रहे हो तो सब्जेक्टिव केस के साथ आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब लगाने की जरूरत नहीं होती। अब समझते हैं दूसरी बात। अगर मैं आप लोगों से सवाल पूछूं हुम डिड बाहुबली मैरी, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं हुम डिड बाहुबली मैरी, तो आप इसका आंसर बना सकते हैं, और आप इसका आंसर लिखेंगे बाहुबली मैरिड शिवगामी, है शिवगामी नहीं, देवसेना। अब अगर इस लिखे हुए सेंटेंस को मैं बड़े ध्यान से समझने का काम करूं तो डिड बाहुबली मैरी, ये तो आप लोगों का सेंटेंस यूं का यूं है। आप जिस हुम का आंसर तैयार कर रहे हो वो हुम का आंसर इनफैक्ट क्या है, देवसेना।
यानी कि जिस whom से आंसर मैंने तैयार किया वो नेम ऑफ अ पर्सन हुआ, लेकिन इसका जो जवाब तैयार हुआ वह वर्ब के बाद तैयार कर रहा है, तो कौन सा केस हुआ? ऑब्जेक्टिव केस। यानी कि whom रिप्लेस करता है नेम ऑफ अ पर्सन को, और ये रिप्लेस करता है कौन से केस में? ऑब्जेक्टिव केस में। क्लियर है? इसीलिए इस whom के बाद हम डिड का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जवाब देता है ऑब्जेक्टिव केस का, इसलिए कि सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? आपका बाहुबली। क्लियर है? अगर हम लोग एक बात को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें कोई भी एक सेंटेंस बना लेता हूं। मैंने एक सवाल आप लोगों से पूछा, डू यू नो, डू यू नो। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, डू यू नो, आप इसे दोनों तरीके से लिख सकते हैं, इसमें कोई घबराहट की बात नहीं है। अगर मैं आपसे पूछता हूं इस लिखे हुए छोटे से सवाल का जवाब, तो आप इसका जवाब क्या तैयार करेंगे? देखो भैया, इस डू यू नो का आंसर तो हमें मिलता है या तो यस या फिर नो। हम जानते हैं ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। अब सवाल उठता है कि इसका आंसर क्या हुआ? आई एम टीचिंग। सर, मैं जिन्हें पढ़ा रहा हूं वो स्टूडेंट्स हैं, तो इसका मतलब इस लिखे हुए क्वेश्चन का आंसर टीचिंग के बाद ही लिखने की कोशिश मैं करूंगा, स्टूडेंट्स कहकर। भाई, डू यू नो का आंसर यस या नो होगा। आगे मैंने हु या हुम में से किसी एक को चिपकाना है। आई एम टीचिंग, तो आई एम टीचिंग के बाद मैं जिन्हें पढ़ा रहा हूं, इनफैक्ट वो स्टूडेंट्स हैं। अब स्टूडेंट्स का आंसर इस टीचिंग के बाद आएगा, तो ये है तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव केस, नेम ऑफ अ पर्सन। तो ऑब्जेक्टिव केस नेम ऑफ अ पर्सन के लिए ही शायद हम लोग यूज करते हैं हुम। आपका परीक्षा बार बार इस सवाल को पूछता है, और याद रखना हु और हुम को लेकर एक बहुत लंबी चौड़ी बहस चलती है, बहुत लंबी चौड़ी कहानी चलती है। एक बार इन दोनों बातों को थोड़ा ध्यान से देख लें, फिर मैं इन्हीं से जुड़ी कुछ बातें आगे लेकर चलना चाहूंगा। अगर हम इसी कैटेगरी से थोड़ा आगे चल लेते हैं, तो एक बड़ा प्यारा शब्द है विच। और विच की हम जब बात करते हैं तो ये पूछने की कोशिश करता है ऑब्जेक्ट के बारे में, यही पूछने की कोशिश करता है एनिमल के बारे में, और यही अगर सवाल पूछने की कोशिश करता है तो ये जब पॉइंट आउट करने का काम करता है। एक एक करके इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे अगर मैं आप लोगों से पूछूं विच इज आवर नेशनल बर्ड, तो मैं जिस सवाल की जानकारी लेना चाहता हूं वो विच शायद नेम ऑफ एन एनिमल हमारे सामने रखना चाहेगा, राइट? परीक्षा में हमसे सवाल पूछा जाता है हु ऑफ द फॉलोइंग इज योर फेवरेट लीडर। अगर मैं कहने की कोशिश करता हूं तो चॉइसेस आर नरेंद्र मोदी, मैं अगर कहूं राहुल गांधी, मैं अगर और नाम लेने की कोशिश करता हूं ममता बनर्जी, या फिर अगर मैं कहने की कोशिश करता हूं अरविंद केजरीवाल। तो आप किसी भी इंसान का नाम ले, पॉइंट करने की बात यह है जब आप पॉइंट आउट करते हो तो पॉइंट आउट करने के लिए जरूरी नहीं इंसान, आप इंसान की तरफ भी पॉइंट आउट कर सकते हैं, आप ऑब्जेक्ट की तरफ भी, आप किसी एनिमल की तरफ भी इशारा कर सकते हैं। पॉइंट आउट करने में कौन से पैसे लग रहे हैं? किसी की तरफ भी आप इशारा कर सकते हैं।
अब इस बात को अगर थोड़ा ध्यान से हम समझने का काम करें तो सर जब हम इशारा कर रहे हैं तो हु का जिक्र नहीं, बेहतर होगा हम यहाँ पर विच का यूज करें। तो बच्चों इसका थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करें, फिर ताल्लुक रखते हैं अगली बातों के साथ। सर थोड़ी देर में मैं कमेंट्स का सेक्शन शुरू करूंगा। बिल्कुल, अभी 2 मिनट में ही कमेंट्स का सेक्शन शुरू करूंगा। चलिए थोड़ी से कमेंट्स पर देख लेते हैं, किसी बच्चे का कोई सवाल हो तो फिर हम चीज़ों को आगे समझेंगे। बच्चों यहाँ तक की बात को थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि जो हमारा आगे सेशन अभी मैं बढ़ाना चाहूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके आधार पर। चलिए बच्चों आ जाओ थोड़े से कमेंट सेक्शन पर। चलिए फटाफट से आप अपनी बातें रख सकते हैं, जो आपको कहना है मैं सुनना चाहूंगा। कोई बात नहीं, किसी को नहीं पता मेरी ऑफलाइन में क्या फीस है क्या नहीं है, दैट इज नन ऑफ माई कंसर्न। मेरा बर्थडे नहीं है, ये मजे ले रहा है मेरे। अरे भाई मेरा बर्थडे नहीं है, क्यों मजे ले रहे हो तुम लोग। आ जाइए फटाफट से। अरे भाई मेरा बर्थडे नहीं है, तुम क्यों मेरा बर्थडे मना रहे हो आज। मेरा बर्थडे मना रहे हो तो मेरा बर्थडे कहाँ है आज। रूही कहती है रूल्स कैसे याद करें, तुम शादी कर लो फिर सब रूल्स ही याद हो जाएंगे। सो नाइस ऑफ यू।
सौरभ, आपका क्वेश्चन मीनिंगलेस है। ये शर्ट्स टीचर्स डे पर दी है स्टूडेंट्स ने। मेरी बुक आएगी, मैं आप लोगों को बताऊंगा। डिस्क्रिप्टिव बैच अभी शेड्यूल्ड नहीं है, थोड़े समय के अंदर हो जाएगी। शांतनु, सलाह देने की कोशिश ना करें, जो करा रहा हूं बेटा उस पर ध्यान दें, ठीक है? आप आ जाइए, आप पढ़ा लीजिए। चलिए ठीक है, आप पहले यहाँ तक की कहानी को समझ कर आएंगे, फिर बात करते हैं अगली क्लास में। गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर।